नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीडीएस चीफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर भी हुए अंतिम यात्रा में शामिल। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। जनरल बिपिन रावत समेत सभी सैन्य अधिकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, जनरल बिपिन रावत का निधन उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति। सीडीएस बिपिन रावत के गांव सहित पूरे उत्तराखंड में श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़। पुष्प अर्पित कर किया नमन। उत्तराखंड ने खो दिया अपना जाबाज हीरो, तो तीर्थ पुरोहितों ने की सीडीएस को भारत रत्न देने की मांग। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सदन में पेश किया गया। अनुपूरक बजट, 8 विधेयक भी रखे पटल पर, तो विपक्ष ने भी उठाए कई मुद्दे। मजदूर ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म। नरेंद्र नगर में हैवानियत का मामला आया सामने। और चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे शहीद लोगों के अंतिम सफर पर। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। बराड़ चौक पर उनकी बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। सीडीएस बिपिन रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। इससे पहले बराड़ स्क्वायर शमशान में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा उनके आवास से बराड़ चौक तक लाई गई। अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। लोगों ने बिपिन रावत को याद करते हुए नारे लगाए। बराड़ स्क्वायर पर बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। सीडीएस के अंतिम संस्कार में श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर शामिल हुए। अपने कांधों पर उठाते हुए विदाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने जनरल बिपिन रावत तथा उनकी पत्नी मधुलिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में जनरल बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जाबाजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में बुधवार को निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। अब खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। सितारगंज कांग्रेस कमेटी ने गहरा दुख जाहिर करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ कांग्रेसियों की उपस्थिति में शोक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि जनरल रावत ने उत्तराखंड का नाम देश और दुनिया में ऊंचा किया है। उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन होने से पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा है, तो वहीं हादसे में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभाएं रखी जा रही है। जहां सोमेश्वर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भूतपूर्व सैनिकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। इसमें सीडीएस बिपिन रावत साथ ही उनके राष्ट्रहित में किए गए योगदानों को भी याद किया गया।
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट 1400 से 1500 करोड़ के बीच है। इसके अलावा सरकार ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त करने के लिए सदन में विधेयक पेश किया। तो वहीं सदन में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 समेत 8 विधेयक पटल पर रखे गए। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। हरिद्वार वन विभाग के नए डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें उन्होंने वन्यजीव और मानव संघर्ष को रोकना अपनी प्राथमिकता बताया। धर्म सिंह मीणा ने कहा कि हरिद्वार में वन्य जीव और मानव संघर्ष को रोकना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आए दिन हाथी और गुलदार जैसे खतरनाक जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में घुस आते हैं और इन्हीं जानवरों को रोकने के लिए हरिद्वार में विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। इन फोर्सेस के जरिए उन लोगों को शामिल उसमें किया जाएगा जो जंगल और वन्य जीवों के बारे में जानकारी रखते हैं। उन्होंने बताया कि हाईवे पर वन्य जीवों की मौत रोकने के लिए कॉरिडोर और अवैध खनन, वन संपदा की चोरी रोकने के लिए वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ाई जाएगी। लोग जो मानव वन्यजीव संघर्ष है उसमें जो आम जनता है हरिद्वार की, उसका आह्वान कर रहे हैं आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप भी वन और वन्य जीवों के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में हमारे सहभागी बने। और उस कड़ी में ही हम लोग एक विलेज प्रोटेक्शन फोर्स जो भी हॉटस्पॉट्स हैं वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के, वहाँ पर गठित करने जा रहे हैं। इसमें प्राथमिकता तो वॉलंटियर्स को दी जाएगी जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड मैनेजमेंट में अपना इच्छा रखते हैं, क्योंकि वही अच्छा काम कर सकते हैं। और उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हुए एक तरीके से वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्विक रेस्पॉन्स टीम का काम करेंगे। और जो हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम पहुंचेगी डिवीजन लेवल की, उससे पहले जो स्थिति है, चाहे वो क्राउड कंट्रोल हो या एनिमल की यदि कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है तो उसको टैकल करना हो। हल्द्वानी ब्लॉक की बीडीसी बैठक में जमकर हंगामा हुआ। 2019 के बाद शुक्रवार को बीडीसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुंचे। ग्राम प्रधानों ने बीडीसी बैठक का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया, जमकर नारेबाजी की और ग्राम प्रधान मीटिंग में शामिल नहीं होने का फैसला किया। जिसे पहले वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, हमने विरोध किया तो उसको आज आमने सामने की मीटिंग कराई गई, लेकिन उसके बावजूद भी केवल खाना पूर्ति की गई। जो पुराने अधिकारी थे, जो हमसे वादा करे, जो हमसे प्रस्ताव ले गए थे, उन प्रस्तावों को इन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। हमारे जितने प्रस्ताव थे ग्राम प्रधानों के, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के। इलेक्शन का समय आ गया है और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत वीसीज हो रही हैं, जिसमें हमारे कई विभाग के अधिकारी नोडल हैं विभिन्न कार्यों के लिए चुनाव के, तो उनको उस वीसी में उपस्थित रहना पड़ता है। और कई अधिकारियों के निजी कारण हैं, कई अवकाश पर हैं, लेकिन अधिकांश विभागों के रिप्रेजेंटेटिव जहां सीनियर ऑफिसर नहीं आ सके हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक से, तहसील से जरूर उपलब्ध हैं। आज 2.5 साल बाद, लगभग 2.5 साल बाद बीडीसी की बैठक हो रही है, जिसमें अफसर साहिब बिल्कुल हावी है। त्रिस्तरीय पंचायतों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, कोई महत्व नहीं है। हमारे जितने भी प्रस्ताव थे सब ठंडे बस्ते में, ना फॉरेस्ट के आ रहे हैं, ना खान विभाग के आ रहे हैं। कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं आ रहा है जो संबंधित, और जो अधिकारी आ रहे हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि हम नगर निगम की बैठक ले रहे हैं या ग्राम ले रहे हैं। बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों की बैठक हुई, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटने वाले किसानों के लिए सम्मानित उन्हें करने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लिखित आश्वासन के बाद गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन की समाप्ति हो चुकी है और किसान 11 दिसंबर से अपने घरों की तरफ कूच करना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर विजय दिवस भी मनाया जाएगा। पहले तो मैं देश भर के किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूं कि बहुत बड़ी जीत हासिल करी है और उसी जीत का जश्न मनाने के लिए आज ये बैठक रखी गई। तो कुछ किसान आज और कुछ किसान कल गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे और 11 तारीख को वहां पर विजय दिवस मनाया जाएगा और 12 तारीख को वहां से वापसी होगी किसान भाइयों की। उसके लिए जो ये जीत हासिल करी है हमने, इसमें तराई का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
तो जो भी तराई के किसान हैं, अपने अपने तहसील में जो लोग वापस आ रहे हैं, जिनका संघर्ष रहा है किसान मोर्चे में, उनका स्वागत किया जाएगा। बाजपुर का स्वागत दुराए पे लोग 3 बजे इकट्ठे होंगे 12 तारीख को, और वहाँ से हम लोग दुराए से बाजपुर मार्च करते हुए आएंगे, जश्न मनाते हुए आएंगे ढोल नगाड़ों के साथ। हाँ जी, 17 तारीख को बाजपुर गुरुद्वारे में भोग पड़ेगा, और पूरे इलाके की संगत को बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचें, और इसको एक अखंड पाठ का वहाँ पर भोग डलेगा, और सभी लोगों से अपील है सब लोग यहाँ पर आएँ। तो वहीं हल्द्वानी की टीपी नगर थाना पुलिस ने टेलर की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इस मामले में पुलिस ने भाड़े के शूटर सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि टेलर का काम करने वाले केशव गंगवार की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या हुई थी। मृतक की पत्नी ने जाखड़पुर बरेली निवासी छोटेलाल पर उधारी देने का दबाव बनाने पर हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी छोटेलाल की तलाश जारी है। ये 19 नवंबर की रात की घटना है। रात के समय एक व्यक्ति जो केशव जी हैं, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी। उनकी वाइफ ने इसमें कंप्लेन दी थी और इस पर तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए इसके अनावरण के लिए टीमें लगाई गई। सभी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। टीम्स जो लगाई गई, उन्होंने उसमें जो शूटर है जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार किया है। सूरज नाम का व्यक्ति है, और इसमें मामला जो कारण जो इनका बता रहा है वो उनके पैसे के लेन देन का मैटर था। जो इनकी वाइफ थी, उन्होंने पर है देहरादून से, जहां नगर निगम के मेयर पर कुर्सी का रंग ऐसा चढ़ा कि मेयर किसी को कुछ समझते ही नहीं है, जनता की फरियाद नहीं सुनते, और लोग मेयर के दरबार से परेशान होकर वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो किसी की सुनते ही नहीं है। अगर उनके कार्यालय में कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर जाता भी है तो वो शायद उसके साथ इसी तरीके का शिकार रवैये का होता है, जिसे रवैये का शिकार शुक्रवार को एक पत्रकार हुआ। जी हां, देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने जो बर्ताव एक पत्रकार के साथ किया, ऐसा लहजा सूबे के मुखिया भी किसी के साथ प्रयोग नहीं करते होंगे। दरअसल मामला है दून नगर निगम के कार्यालय का, जहां मेयर साहब से पत्रकार बाइट लेने पहुंचा, लेकिन मेयर साहब ने बाइट देने से साफ इनकार तो कर ही दिया। यही नहीं, मेयर साहब ने उनके लोगों के साथ उनके द्वारा उनसे बदसलूकी भी की गई। पूरा वाकया दरअसल शुक्रवार यानी आज ही का है, जब एवन टीवी के पत्रकार यश राज आनंद ने देहरादून में लगे होर्डिंग्स जो कि शहर को बदरंग बना रहे हैं, बदसूरत बना रहे हैं, उसको लेकर मेयर साहब का पक्ष जानने पहुंचे तो मेयर साहब ने साफ इनकार कर दिया और बोले, जो भी कुछ पूछना है कैमरा बंद करके पूछो। जब पत्रकार ने कैमरा बंद नहीं किया तो मेयर साहब भड़क उठे और पत्रकार को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और मेयर साहब की इस हकीकत को देखकर जनता भी स्तब्ध है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पब्लिक सरोकारों से जुड़े मेयर साहब पत्रकारों से ही ठीक से पेश नहीं आते तो जनता से कैसे रूबरू होते होंगे, इसका अंदाजा लगाना होगा। क्या मेयर साहब का एक पत्रकार से इस तरीके का बर्ताव जायज है? क्या सवाल पूछने गए पत्रकार से बदसलूकी करने वालों को मेयर सुनील उनियाल गामा को रोकना नहीं चाहिए था, जबकि मेयर साहब भी खुद ही पत्रकार पर भड़क? आप लोगों से बात नहीं हो रही तो देखिए, अपने आप में काफी संजीदा ये मसला है। लोकतंत्र का चौथा मुझे आप कब बुलाएंगे? सभी से उलझने की तैयारी में आए हो आप। क्या हो? आपको बाइट लेनी है, मेरे से समय लेंगे तब मैं आपको दूंगा। मेरा विषय होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। अच्छा सर, ये होर्डिंग बोर्डिंग के विषय में जितना है, किन से? आप कौन है? कौन से चैनल से आप? मैं A1 चैनल से हूँ। A1 चैनल से? हाँ, यशराज आनंद मेरा नाम है। जबरदस्ती में दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं सर? इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे। मुझे आपको टाइम दे रहे हैं, आपको बाइट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं सर? इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे। मुझे आपको टाइम दे रहे हैं, आपको बाइट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं।
तो देखिए वही वीडियो जिसमें मेयर सुनील उनियाल गामा साफ तौर पर पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हो और इस तरीके का बर्ताव, जो लहजा उनका है वो यकीनन यहाँ पर पत्रकारिता के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को दबाने की कोशिश करता हुआ एक लहजा उनका सामने आया। जब बाइट के लिए पत्रकार ने उन्हें पूछा तो साफ उन्होंने कर दिया कि कैमरा बंद कर दीजिए, क्योंकि कैमरे का तो यहाँ पर रोल ही इतना बड़ा है, कैमरे के जरिए ही हम आपको जानकारियां देते हैं, खबरें सुनाते हैं। जब कैमरा ही बंद करवाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि समय लेकर आए या फिर आए ही ना, मैं आपसे बस सर तो किस तरीके की दादागिरी है एक पत्रकार के साथ आम जनता का, तो यहाँ पर किस तरीके से सुनवाई होती होगी। मुझे उनसे देखिए, आम नागरिकों को, लोगों को शहर के अंदर किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको देखने का काम नगर निगम का है, पार्षदों का है और साथ में अध्यक्ष जी का है। और जिस तरह से देहरादून के अंदर अवैध जो है होल्डिंग लगी हुई है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो उनको हटाने का काम नगर निगम ने करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जिला प्रशासन ने भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मेयर ऐसा है तो मेयर साहब जवाब देने के बजाय हनाफ करते हैं, कांग्रेस से किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए, नगर निगम को भी देखना चाहिए। यदि अवैध होर्डिंग देहरादून में लगे हुए हैं तो तत्काल प्रभाव से इसको हटाने का काम करें, और अगर मेयर जो है उनको संरक्षण देने का काम करता है तो कदापि उचित नहीं है। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति उजागर होती है कि वो सत्ता के मद में मदमस्त होकर के तमाम गलत कार्यों को संरक्षण देने का काम करता है। सरकार को यहाँ नगर निगम से लेकर सरकार तक तानाशाही कौन कराई है? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निर्वाचित या प्रतिनिधि हों या अलग अलग पदों पर आसीन लोग हों, प्राय देखने में आ रहा है कि जनता से और पत्रकारों के प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी कोई जनता के हित का कोई सवाल उनसे पूछा जाता है तो उस पर वो गुस्से में या अपनी अजीब भावना के तहत उनसे वो जवाब देते हैं, तो जो कि लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई गुस्सा करके कोई जवाब दिया जाएगा तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें आपको हर सवाल जनता के प्रतिनिधियों के चौथा स्तंभ है पत्रकार मीडिया, तो उसका जवाब देना लाजमी है। तो जो अगर गलत व्यवहार किया गया तो इस लोकतंत्र में कतई किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आज देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी ने जिस तरह का व्यवहार किया एक पत्रकार के साथ, वो वाकई में शर्मनाक है, शोचनीय है। इससे पहले भी त्रिवेंद्र रावत जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक टीचर के साथ बदसलूकी की। अरविंद पांडे जी ने जिस तरीके से एक पत्रकार के साथ व्यवहार किया था, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेयर उनियाल गामा जी ने जो व्यवहार किया है वो बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी को इनके जितने पदाधिकारी हैं या इनके जितने जीते हुए लोग हैं, उन सबको अपनी सत्ता का इतना ज्यादा मद हो चुका है, इनको शायद ये लगता है कि बीजेपी जो है वो अजर अमर हो गई है और ये कभी हार नहीं सकते, और ये हमेशा ही इसी तरह से सत्ता के प्रतिष्ठानों पर जमकर बैठे रहेंगे। किंतु मैं समझती हूं कि जनता इस बात को देखती है, समझती है कि उन्होंने जिनको चुना है, जिस समय चुनाव आते हैं आप अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, कहते हैं कि मैं सेवा के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन जिस समय आपको सत्ता मिल जाती है आपके तेवर एकदम बदल जाते हैं। सुनील उनियाल गामा जी ने आज जो धृष्टता की है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि जनता उनको माफ कर पाएगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ उनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए इस खबर को अधिक बारीकी से समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं यशराज आनंद। आपको बता दूं कि यशराज आनंद हमारे वही पत्रकार है देहरादून से जिनके साथ में पूरा वाकया हुआ है। यशराज, आज जो क्लिपिंग फिलहाल हम हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जो मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ा है, आप जब पहुंचे, शुरू से बताइए, जब आप मेयर साहब के पास पहुंचे तो किस तरीके की हठधर्मिता उन्होंने आपको दिखाई? हमने सुना उन्होंने कहा कि अपना कैमरा ही बंद कर लीजिए। ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म की जो एक कलम जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट का, एक पत्रकार का साधन होता है, उसी को बंद करके ऐसे कौन से सवालों का आपको वो जवाब देना चाह रहे थे? क्या ये पूरा वाकया रहा, आपसे सुनना चाहेंगे।
तो देखिए, लोगों की फरियादें सुनने का समय कब मिलेगा जब पत्रकारों के सवालों का जवाब ही एक जनप्रतिनिधि नहीं दे पा रहे हैं। यशराज आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ देहरादून से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यशराज, आज ये जो वाकया सामने आया है ये सिर्फ आज ही का नहीं बताया जा रहा। जब आपने इसकी तहकीकात की तो आपको पता चला कि जो लोग भी वहां पहुंचते हैं उनके साथ ही ऐसा ही रवैया है जैसा कि आपके साथ एक पत्रकार होने के बावजूद उन्हें जब पता था उन्होंने कहा कि आप कैमरा बंद कर दीजिए। किस तरीके की ये लहजा, किस तरीके की भाषा और क्या ये व्यवहार, यशराज, क्या ये पूरा वाकया रहा, शुरू से बताएं। यशराज, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वाकया एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। वाकया है देहरादून के मेयर से जुड़ा हुआ। यहां पर एक तरीके से तानाशाही जो रवैया है उनका और उनके साथ जो उनके सहयोगी थे उनका देखने को मिला। पूरा वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जानकारी हमें मिली कि जब शहर को बदरंग बना रहे होर्डिंग्स को लेकर के नगर निगम कार्यालय पहुंचे तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि मीडिया की एंट्री वहां पर बैन कर दी गई है। इजाजत नहीं है मीडिया को वहां जाने की। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो ब्रिज होता है सरकार जनता निगम कार्यालय, जो सबसे आसान जगह होती है जनता की समस्याओं को लेकर के पहुंचने के लिए, वहीं पर अगर मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया जाएगा, वहां पर मीडिया को आने नहीं दिया जाएगा और अगर आ भी जाती है तो इस तरीके का अगर बर्ताव आप करते हैं एक पत्रकार के साथ में कैमरा देखने के बावजूद, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपको डर नहीं है शायद किसी चीज का। सवाल साफ था, सवाल एकदम सिंपल था कि होर्डिंग्स अगर शहर को बदरंग बना रहे हैं तो उस पर कार्य क्या किया है। लाइटों की भी देखिए दिक्कत इसमें यहां लगातार सामने आ रही थी। रोड लाइटों पर भी व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा माकूल नहीं थी जितनी होनी चाहिए। गंदगी का अंबार तो वहां पर सना ही है, ये भी इन दिनों में जानकारी थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में जब आपको इस पद पर बैठाया है, आप पर इतना भरोसा जाहिर किया है, आप किस तरीके से मना कर सकते हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और मीडिया बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक होने के नाते, तो आपको पूछेगी इस तरीके के सवाल। और जैसे ही मामला सामने आया, जैसे जैसे खबर फैली है, लोगों में भी आक्रोश है, सभी अपने अपने तरीके से इस वाकये को लेकर के रोष जाहिर कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि विधानसभा में भी अब इस मामले को उठाएंगे। चूंकि हठ धर्मिता का ये सिर्फ एक सिंगल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग के चैनल के पत्रकार के साथ हुआ है, आम जनता के साथ में भी ऐसी जो दादागिरी है वो अब तक कई दफा सामने आई है, देखने को मिली है। साफ तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश यहां पर की गई है। एक पत्रकार से कह रहे हैं नेताजी कि अपना कैमरा बंद कर दीजिए, उसके बाद में आपको बाइट देंगे। कैमरा बंद करके ऑफ कैमरा पता नहीं कौन से ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आतुर थे। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का कोई डर नहीं। उसके बाद में भी आपको जानकारी दे दूं कि पत्रकार के साथ, उनके साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने बदसलूकी भी पत्रकार के साथ की है, जिसके बाद ये पूरा मामला हम लोग के सामने आया और पता चला कि आम जनता के भी सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं वो भी पूरे नहीं होते। जनता जब वहां पहुंचती है तो आप समझ सकते हैं कि खाली हाथ जब एक आदमी पहुंचेगा तो उसके साथ किस तरीके का रवैया किया जाएगा। जब एक व्यक्ति जो कि पत्रकार ओहदे पर है एक कैमरा लेकर वहां पहुंच रहा है, एक टीम के साथ पहुंच रहा है, उसको कह रहे हैं कि कैमरा बंद कर दीजिए, उसके बाद में आपकी बाइट का जो भी जवाब है मैं दूंगा। बाइट का शायद अर्थ उन्हें पता नहीं था कि बाइट कहते किसे हैं। कहा उन्होंने कि बंद कर दीजिए कैमरा, फिर उसके बाद में सवाल पूछिए। अधिक अपडेट के साथ फिलहाल सहयोगी यशराज आनंद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपको बता दें यशराज वही पत्रकार हैं जिनके साथ ये पूरा वाकया पेश आया। यशराज, सबसे पहले आप सुन पा रहे हैं क्या हमें इस वक्त? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, वाकया पूरा आपको समझा दे। महापौर सुनील उनियाल गामा देहरादून से मेयर हैं। जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में इन्हें मेयर बनाया है, यही सोचकर, यही सब उम्मीदें लगाकर, और चुनावी वादे शायद इन्होंने भी उस वक्त इतने ज्यादा किए होंगे कि जनता ने इन्हें प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन अब जनता से मिलने की फुर्सत नेताजी को नहीं है और जनता के मुद्दों को लेकर के जब हम लोग भी पहुंच रहे हैं, इस तरीके का बर्ताव उनका सामने आया है। पत्रकारों से सीधे मुंह से बात नहीं करते और पूछते हैं कि आप कौन से चैनल से हैं, कौन से चैनल से हैं। ये प्रश्न का तो एक वाजिब आंसर ही समझ नहीं आया कि
क्या चैनल देख करके और चैनल के बारे में जान करके वो उस हिसाब से क्या आंसर देते हैं क्या, या फिर सवालों के जवाब देते हैं, या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी स्पेशल चैनल को अगर देते हो तो वो भी यहाँ पर बात हो सकती है। जब बताया कि A1 टीवी से हैं और बाइट लेने के लिए पहुंचे हैं, होर्डिंग्स शहर में लगे हैं, शहर को बदरंग कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि कैमरा बंद कर दीजिए और कैमरा बंद करके पूछिए कि क्या पूछना है आपको, उसके बाद आपको बाइट देंगे। तो बाइट तो कैमरा के बिना यहाँ पर। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री महापौर के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे, चूंकि अपने आप में जो मामला है, जो प्रकरण है, काफी ज्यादा बढ़ चला है। सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को भी हमने सुना, उन्होंने भी एक बाइट के जरिए एक वीडियो रिलीज करके बताया। सभी अपने अपने तरीके से। चलिए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं पूरा वीडियो क्या है, जिससे आपको इस मामले की गंभीरता एक बार फिर से समझ आएगी। मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं सर। इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे। मुझे आपको टाइम दूंगा तब आइए। दे रहे हैं आपको बाइट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आपको, बुला रहे हैं आपको, बुला रहे हैं। अच्छा, तो आपकी इच्छा होगी तो आप देंगे। नहीं, जबरदस्ती मैं बाइट नहीं ले सकता हूँ जी। नहीं सर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं आपसे बस सर मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बाइट देंगे नगर निगम के जो आपका जो काम है। मैं आप मुझे उनसे अच्छा सब्जेक्ट मैं बता दूँ तभी आप बाइट देंगे। मैं उनके पास सामने जाऊँगा तो आप मुझे वो बाइट देंगे। सब्जेक्ट जब मैं वहाँ पर आऊँगा तो फिर दूंगा। 2 मिनट का समय मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। वो 1 मिनट सिर्फ बोलेंगे। क्या नहीं सर, चैनल तो नहीं बन गया। आप जब नहीं दे रहे तो जब बुलाएंगे तो आप बोल दीजिए, अपना कार्ड छोड़ तो बुला देंगे आप लोगों से तो मेरी बात नहीं हो रही है। नहीं तो हमारे प्रतिनिधि आप लोगों से बात नहीं हो रही है। आप प्रेशराइज नहीं कर सकते सर, आप लोगों से बात नहीं हो रही है। हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनके साथ भी आप बोल सकते हैं। आप लोगों से बात हमारी नहीं हो रही है। आपको समझ नहीं आ रही है सर, तो मुझे आप कब बुलाएंगे? सभी से उलझने की तैयारी में आए हो आप। क्या हो, आपको बाइट लेनी है मेरे से, समय लेंगे तब मैं आपको दूंगा। मेरा विषय होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। अच्छा सर, ये होर्डिंग बोर्डिंग के विषय में जो इतना है, किन से? आप कौन है, कौन से चैनल से आप? मैं A1 चैनल से हूँ। A1 चैनल से? हाँ, यशराज आनंद मेरा नाम है। जबरदस्ती नहीं दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं। इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे। मुझे आपको टाइम दूंगा तब आइए। दे रहे हैं आपको बाइट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आपको, बुला रहे हैं आपको, बुला रहे हैं। मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं। इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे। तो देखिए, यही वो वीडियो है जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। चूंकि गंभीर ये विषय अपने आप में है, एक पत्रकार के साथ अगर ऐसा सुलूक किया जाएगा, वो भी जनता के सवालों को जब लेकर पहुंचते हैं, तो आम जनता का क्या यहाँ विवशता रोजाना देखने को मिलती होगी, किस तरीके से चीजें यहाँ पर होती होगी। और इस मुद्दे पर हमने खुद मेयर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक संपर्क उनसे नहीं हो पाया है। हम लोग का लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि उनसे भी बात करें और जानें कि उनका क्या पॉइंट है, क्या पक्ष वो अपना रखते हैं। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।